पवन जी, अभी हमारा ये खत्म हुआ यहाँ पे रिट्रीट भारतीय चित्रमन स्थल पे। हम्म। तो उस किताब में भी जो बात है वो बेसिकली यही है कि हम एक तरह के लोग हैं और हम जिस चीज़ में फंसे हुए हैं, चारों तरफ जो चल रहा है वो कुछ अलग तरह का चीज़ है। तो और ये हम समझ नहीं पाते इसको। और मतलब काफ़ी सोचना पड़ता है इसको पकड़ने के लिए। तो इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं इस चीज़ हाँ, को। बिल्कुल। हाँ, ये मतलब इसमें दो तीन बातें मेरे ध्यान में आ रही हैं कि अभी की दुनिया जो है, जिस दुनिया में हम आप रह रहे हैं ना, इसमें विचार को बहुत बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, विचार को और तर्क को। और मुझे लगता है इस पे कम विचार हुआ है कि विचार की भी एक पृष्ठभूमि होती है। जी। विचार भी किसी धरातल से उठते हैं। तो वो धरातल क्या है, उसकी एक तो समझ, और वो हमारा जब हम बात करें तो हम उसका धरातल क्या है। जैसे ये सब चीजें अलग थलग नहीं है। आपकी डीप रूटेड मान्यताएं क्या है, आपकी डीप रूटेड कंडीशनिंग क्या है, उसके भी पीछे अगर जाए तो आपकी दृष्टि क्या है, आपकी विश्व दृष्टि क्या है, आपका देखने का नजरिया क्या है, इसके पीछे आप जिस भी कल्चर और उससे भी आगे जाए तो जिस सभ्यता से आप आते हैं, उस सभ्यता के जड़ों में कुछ होता है और वो महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप उससे जुड़े रहते हैं तो भी आपको उसका ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, ये हमारी जड़ें हैं, ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारी विश्व दृष्टि है। अगर आप जुड़े नहीं हैं तो भी आपको इसकी तो भान होना चाहिए कि ये जो चीज है ये अपने आप में कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये इसका एक धरातल है और धरातल महत्वपूर्ण है और धरातल को जानने की, जांचने की, समझने की आवश्यकता है। इस पे तो बात ही नहीं होती है, तो हम लोग खाली विचारों में उलझ के रह जाते हैं। अब जैसे और ये दृष्टि हमारी तो मतलब भारत की अगर संदर्भ में बात करें तो मुझे लगता है 200 साल में हमारी तो दृष्टि में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, बिना सोचे समझे, बिना जाने समझे ये आ गया है। जानबूझ के होता तो एक बात होती, जब आप बिना जाने बूझे आपकी दृष्टि बदल गई, ये बहुत खतरनाक होता है। जैसे एक बहुत सिंपल उदाहरण से इसको हम लोग देख सकते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले गांव है और गांव के बगल में एक जंगल है और वो जंगल गांव वाला अपना मानते हैं। उसकी कोई लिखत पढ़त नहीं है, उसका कोई पट्टे नहीं है, उसकी कुछ नहीं है, लेकिन वो एक एक एरिया है जिसमें जंगल है और जंगल को गांव वाला अपना मानते हैं। दूसरे गांव के लोग भी मानते हैं कि ये जंगल इस गांव का है, वो जंगल इस गांव का है। ऐसे सबकी एक समझ है। और क्योंकि वो उनका है जंगल और गांव का जीवन जो है वो जंगल पे आश्रित है, चारे के लिए, पशु पक्षियों के चारे, पशु के चारे के लिए और ईंधन के लिए उस पे आश्रित है। और भी तमाम तरह की चीजें जंगल में होती है जिसपे जो उनसे उससे उनका जीवन का एक संबंध है, उससे चलता है उनका जीवन। आदिवासियों को तो पूरी तरह से चलता है। अब ये जंगल क्योंकि उनका है, वो जंगल पे आश्रित है, इसलिए वो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि वो जंगल को के साथ उनका एक आत्मीय रिश्ता है, लेन देन का रिश्ता है। लेन देन नॉट इन द सेंस ऑफ बिजनेस, बट वो उसको उसका संरक्षण कर रहे हैं, उसका संवर्धन कर रहे हैं, और उसका जब उससे कुछ लेते हैं तो वो उपयोगिता और सदुपयोगिता की दृष्टि से लेते हैं कि ऐसे ना लें, एक्सप्लॉयटेटिव सेंस में ना लें कि वो नष्ट ही हो जाए, क्योंकि ये हमारा और हमको लेना है इससे काम, आज भी लेना और बाद में भी लेना है। तो उसमें मान लो आग भी लग गई तो वो तुरंत उसको बुझाने जाएंगे, उसको वो करने जाएंगे। अगर पेड़ से लकड़ी काट भी रहे हैं तो इस हिसाब से काटें कि जंगल को नुकसान ना हो। मतलब उसकी जो आजकल की भाषा में जो हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, ये कहीं उनके इंट्यूटिवली इसकी समझ है और उस हिसाब से वो करते हैं उसके साथ काम। अब अंग्रेज आए तो उन्होंने जंगल को, वो तो सरकार का जंगल हो गया, उस पर उनकी मलकियत हो गई।
तो ये गांव वालों जब भी जंगल जाएं तो वो एक उनका जो अब भूमिका जो एक संरक्षक की थी और एक जो जंगल मेरा है और मैं उसमें से कुछ ले रहा हूं, उसको कुछ दे रहा हूं, ये जो रिश्ता है इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। क्योंकि अब ये गांव वाला वहां चोर की तरह चोर हो गया जब जंगल में जाता है, क्योंकि उसका किसी और का जंगल हो गया, उसका नहीं रहा। तो भले ही वो वहां से लेके आए या वो पकड़ा जाए, दोनों ही हालत में उसका रिश्ता जंगल से बदल गया। वो अब उसका संरक्षक, उसका रिश्तेदार, उससे आत्मीय रिश्ता बदल करके एक एक्सप्लॉयटेटर का रिश्ता हो गया। और ये जब रिश्ता हुआ, ऐसा हुआ, तो उसकी दृष्टि भी बदल गई जंगल के प्रति और अपने प्रति भी बिल्कुल इमेज आ गई कि हम चोर हैं। धीरे धीरे ये आ गई। और ये तो हमारा, हम क्यों नहीं लेंगे, हम लेंगे, हम कैसे चलेगा हमारा जीवन। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जंगल के प्रति, वो अब एक तरह से अधिकार, हाँ भाई हम लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, हम सरकार कौन होती है। एक तरफ तो ये रोष आया होगा, थोड़ा सा इस तरह की बात आई होगी, और दूसरी तरफ उसका ये रिश्ता मतलब, और ये दृष्टि अपने आप बदली, तो व्यवहार बदला और उसकी जो उसके व्यवस्था बदली। तो व्यवस्था और ये बदलने से उसकी दृष्टि भी बदल गई। दृष्टि जानबूझ के नहीं बदली, अनजाने में बदली। तो मैं इस बात को कि दृष्टि क्या होती है नंबर एक, और दृष्टि बदल सकती है, बदल जाती है कभी जब 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 व्यवस्था बदलती है तो दृष्टि भी बदल जाती है। इस बात की एक समझ तो कम से कम हम लोगों को होनी चाहिए। ये आज की काफी चीजों से जुड़ जाती है ना ये बात। हाँ, आज भी जो चल रहा है चारों तरफ, इसमें भी ये काफी कंफ्यूजन रहता हुआ कि मतलब व्यवस्था है, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ और हूँ, मेरी दृष्टि कुछ और है। तो थोड़ा मतलब कंफ्यूजन में चल रहा है सब कुछ अभी फिलहाल। हाँ, अभी तो इसका भान ही नहीं है, भान ही नहीं है। और इसी को धर्मपाल जी मतलब कहते हैं ना, भारतीय चित्त मानस काल में यही बात है कि भाई हमारे जन साधारण, वो जन साधारण कह रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक जनरल बात कर रहे हैं कि हमारा जो साधारण है, जो इस विकास की दौड़ से अभी भी अछूता है, या इस शिक्षा, नई शिक्षा जो दी जा रही है बहुत जोर शोर से, उस शिक्षा के प्रभावों से अभी भी मुक्त है, बाय एंड लार्ज प्रभाव से मुक्त है। वो कैसे सोचता है, उसकी दृष्टि क्या है, उसकी पकड़ की वो बात कर रहे। अगर वो हम पकड़ लें और वो उसको हम रिकनेक्ट करें उससे, तो वो ये मानते हैं, और मैं भी, मुझे भी ये लगता है कि हमारा कम से कम हम हेल्थ, ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे, सहज और ज्यादा सहज हो जाएंगे। और फिर उस स्वस्थता और उस सहजता से हम अपने व्यवस्था, अपनी इंस्टीट्यूशंस का निर्माण शायद कर पाए, और फिर उस व्यवस्था और इंस्टीट्यूशंस फिर हमारे कार्य व्यवहार को प्रभावित करेगी। तो वो कार्य व्यवहार हमारी दृष्टि से मेल खाता हुआ होगा, है ना। तो उसमें मतलब परफेक्ट अलाइनमेंट एक जैसी बात कुछ हो जाएगी। अभी उसमें अलाइनमेंट नहीं है, इसलिए डिसफंक्शनल सोसाइटी है। हर्ष कुछ कह रहे थे आप? हाँ, नहीं, आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि अभी हमारा जो सोच विचार है या हमारी जो बहस है वो विचारों तक ही सीमित है। हाँ। वो धरातल तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। तो हम उसी धरातल पर ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विचारों का करते रहते हैं। और जैसे उस दिन बात हो रही थी कि पैराडाइम शब्द का शायद असली ट्रांसलेशन हम धरातल कर सकते हैं। धरातल पे बात करेंगे तो फिर बहुत सारे विचार तो हमें लगेंगे हम फालतू के बहस में पड़े हुए हैं। जैसे ये डेमोक्रेसी वर्सेस फैसिज्म या कैपिटलिज्म वर्सेस, ये फालतू की बहस में हम उलझे रहते हैं। पूरा समाज उलझा रहता है, पढ़ा लिखा वर्ग उलझा रहता है, मीडिया उलझा रहता है, क्योंकि धरातल तो अज्यूम्ड है। बिल्कुल। और शायद धर्मपाल जी की जो चेष्टा है वो है उस धरातल पे सवाल उठाने की। हाँ, अब जो तुम बोल रहे हो उससे एक बात मेरे को और दिमाग में आई कि ये जो आज का जो धरातल है, वो धरातल बुनियादी रूप से गलत भी है। कैसे गलत है कि इसने, अभी जो हर्ष कह रहा है
ये हम विचारों में उलझे रहते हैं। बहस विचारों की ही हो रही है, बहस आइडियोलॉजी में हो रही है, बहस आइडियाज पे हो रही है। आइडिया शुद्ध रूप से काल्पनिक भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि भाई घोड़े के ऊपर सींग लगा दो, ये एक आइडिया है। घोड़े के ऊपर सींग होते नहीं, वास्तविकता ये है नहीं, लेकिन घोड़े के ऊपर आप सींग लगा सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं, और आप ये मान सकते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा भाई, है ना। होता नहीं है, पर इसमें कोई बाधा नहीं है कि आप मान लें कि हाँ ऐसा कोई जानवर होता है जिसके घोड़े जैसा है और उसके ऊपर सींग है। तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज शायद इस तरह की बात है जिसका कोई धरातल नहीं है, जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है, पर हम उसमें उलझे हुए हैं। तो वास्तविक बात तो ये हो कि भाई हम बात क्या करें। आदमी सुखी हो, मोर और लेस, परफेक्टली सुखी, हर समय सुखी नहीं, मोर और लेस सुखी हो, मोर और लेस उस सहज जिंदगी जी सके। ए वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यू नो, दैट इज द क्वेश्चन। वो वेल बीइंग कहां से आएगा, कैसे आएगा, इसमें फिक्स करने की जरूरत क्या है कि साहब इसी आइडियोलॉजी से आएगा या उसी आइडियोलॉजी से आएगा। आइडियोलॉजी से परे सोचें और हम वास्तविकता के धरातल पे सोचें। तो वो वास्तविकता का धरातल फिर वही होगा कि भाई सत्य का धरातल होगा। सनातन वाली बात, सनातन वाली बात वहां पे आ जाती है, क्योंकि सत्य का मतलब ही है सनातन, मतलब सनातन का मतलब ही है सत्य। उसमें ये जो कभी बदलता नहीं है, जो एक जैसा रहता है, और जिसको हर एक आदमी अगर देखना चाहे तो दिख जाएगा उसको कि हाँ ये ऐसा ही है, ये मेरे लिए भी सही है और दूसरे के लिए भी सही है, सभी के लिए सही है। ऐसी ही सृष्टि चलती है। ऐसी ये जो आपने कहा ना कि घोड़े के सर पे सींग, हाँ, कल्पना, हाँ, उससे गाना आया। अभी ये अरुण और हम बात कर रहे थे तनवीर से और अक्षय जो पुणे से आई थी। तो अगर हम इस धरातल को, इस वेस्टर्न धरातल को अज्यूम माने, इसमें नए नए शब्द, नए नए फेजेस आते रहते हैं। आज के लेटेस्ट फेज आया हुआ है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हाँ, तो अरुण से बात हो रही थी कि सस्टेनेबिलिटी का जो आर्ग्यूमेंट है इस धरातल पर, वो प्राइमरली ये है कि भाई वेस्टर्न लाइफस्टाइल को कैसे सस्टेन करना है। बिल्कुल। तो सारा जोड़ तोड़ है ना, ये बात कह रहे थे ना उस दिन। तो उसको तो मान लिया, हाँ, उस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। हाँ, वो गिवन है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है ना। हाँ, अब नहीं, और बहुत सारी मूर्खता चल रही है ना। जैसे देखो, खाने को तो मैं भी नॉनवेज कभी कभी खाता हूँ, लेकिन अगर सच पूछे, बात उसकी नहीं है कि मैं खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। बात यह है कि वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री इज द मीट इंडस्ट्री। ये सब लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन हम लोग पोल्यूशन की बात करेंगे, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, पर मीट इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे। वो तो गिवन उसमें होगा। तो फिर अगर अपने जैसा कोई आदमी उठा दिया ये प्रश्न को, तो बोलेंगे कि साहब ये तो आप खान पान पे भी आप सवाल उठा रहे हैं किसी के, वो क्या खाएगा, है ना। तो ये जो है, बहुत सारी आधुनिक सभ्यता में बहुत सारे गिवन है, बहुत सारी आइडियाज है, और आइडियाज और आइडियोलॉजीज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है मेरे हिसाब से। आई थिंक द रूट उसका एपिस्टेमोलॉजी में जाओगे तो आइडिया से ही आइडियोलॉजी बनी होगी, जहां तक मेरा ख्याल है। आई एम नॉट अ स्कॉलर, पर मुझे ऐसा लगता है। तो ये तो आइडियाज पे बात करनी बंद करें, हम वास्तविकता पे बात करना शुरू करें। What does a human being want? He wants to lead a comfortable doesn't mean luxurious. Comfortable means my basic needs are met, and yeah, or I mean, I have the freedom to, you know, sort of play around in my environment a little bit. Left right कर सकूं मैं, rigid नहीं हो बहुत ज़्यादा, और मैं ठाट से मस्ती से जी सकूं। अब ये आइडियाज का जो है ना, जो वास्तविक ये रियलिटी से कितना दूर चला गया। हाँ, ये कहते हैं कि आदमी और औरत भी सेम है ना। तो मतलब सोचिए कहाँ तक बात पहुंच गई है। नहीं, एक तरफ तो आदमी और औरत भी सेम है, दूसरी तरफ ये भी है कि उस बच्चे को आप मत बताइए कि वो किस जेंडर का है। लेट द चाइल्ड फिगर आउट what he wants or she wants to be. What he or she, और हाँ, ये डाउन्स भी खत्म कर देंगे शायद हम लोग, प्रोनाउंस ही और शी। मूर्खता की हद हो रही है ना, मतलब कोई नेचर के अगेंस्ट में सारा मामला जाए तो एवरीथिंग इज एन आइडियाज।
आई मीन नेचर में आदमी है, औरत है, बच्चा है, बच्ची है, लेकिन इसको खत्म करके एक आइडिया है कि साहब वो डिसाइड, अरे वो कैसे डिसाइड करें, नेचर इज ऑलरेडी डिसाइडेड, Right. you know. So it is going to such extreme, but it won't last because it is so much now against nature that it is going to collapse, और it will produce so much, इस तरह का राक्षस पैदा होंगे कि वो खुद ही खत्म कर देंगे सब चीज को. Contradiction, living with such contradictions that is why schizophrenia हो रहा है, diseases, mental problems बहुत सारे हो रहे हैं, ये सब हो रहा है. मतलब पागलपन ही है एक तरह का. डिप्रेशन ये मतलब हाँ. वास्तविकता से हटने से आता होगा. Absolutely. थोड़ा सा हाँ. ये समझना नहीं, अगर पड़ेगा. मेरे में कंफ्यूजन बैठ जाए कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, दिस कंफ्यूजन कैन लीड मी टू अ डिप्रेसिव स्टेट. Absolutely. वो क्लियर कब होगा पता नहीं, लेकिन दिस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, आई डोंट नो वेदर आई एम अ बॉय और अ गर्ल, Yeah. आई विल बी लॉस्ट ऑल माय लाइफ. Yeah. Right. Absolutely. And what do I do with my physical urges then, you know? Right. All that kind of will come. It will ultimately, it will have an impact on even your biological needs and your the way you are treated, the way your body needs to be treated. Right. If you are of a particular gender and you assume yourself to be of a different gender other than what you naturally are, then what will be the treatment will be given to your body on the basis of what? What you have assumed to be or what you actually are. Yeah. That will be a conflict which the society is going to face sooner than later, no? The doctor is going to treat the body. So, you know, this is madness. वास्तविकता से हटना, ये आधुनिकता का मतलब आधुनिकता पूरी की पूरी आइडिया पे बेस्ड है, मुझे तो अब लगता है. और ये डिजाइन इस तरह से की गई है कि लोगों को एक तरह के भ्रम में रखा जाए, और बिकॉज वो भ्रम में है तो वो उनका एक्सप्लॉयटेशन इजी हो जाए, क्योंकि वो खुद ही बोलें कि हाँ भाई करो मेरा एक्सप्लॉयटेशन, मैं तैयार हूं. इस तरह की कुछ हालत हो गई है हम लोगों की. तो इससे थोड़ा हटके एक तो यूँ समझ सकते हैं कि जहाँ से ये आधुनिकता आई है उनके लिए शायद ये स्वाभाविक सिस्टम है, इन द सेंस उन्होंने ही बनाया है, चाहे जितना भी गड़बड़ हो, लेकिन हमने तो उसको पूरा पी लिया उसको, और हम तो अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह के सोचने वाले लोग हैं, हमारे साथ तो बिल्कुल बैठती नहीं है बातें. बिल्कुल. तो हमारे इधर तो उसको लेकर और टेंशन होना चाहिए, या हो ही रहा है. हाँ. हम लोग तो विक्टिम बन ही रहे बुरी तरह से, पर हमको पता ही नहीं हो कि हम तो एक पागल दौड़ में भी तो आ गए ना, कि हमको उनको कॉपी करना, हम पीछे रह गए हैं, हम पीछे रह गए. ये भाव इतना भयंकर रूप से हमारे अंदर समा गया है, गांव से लेके शहर तक, कि हम पीछे रह गए. तो अब जल्दी जल्दी हमको उनके बराबरी करनी है, तो जल्दी जल्दी उस तरफ जाना है. सड़क तो उन्होंने तय कर दी, गेम उन्होंने तय कर दिया, उस गेम को हमको खेलना है और उनको बीट करना है, जो कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि गेम के रूल्स आपने नहीं तय किए हैं, गेम आपने नहीं तय किया है, पर आप चले जाए क्योंकि आपको लगता है यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है. सही है. और जिसमें जब हम इस तरह से बातें करते हैं ना, तो कुछ हमारे वेल मीनिंग दोस्त हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई हम और तुम की भाषा ठीक नहीं है, मानव तो एक ही है, ह्यूमन बीइंग इज वन अक्रॉस प्लैनेट, एंड वी शुड टॉक इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉट इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन. This also has to be addressed. No, see, the problem lies with this whole concept, modern concept of equality. हम एक ही हैं. Where does it come from? हम एक नहीं हैं. हम में से बहुत सारे, जो हम जिसको कह रहे हो, मैं और तुम, हम में बहुत कुछ एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा नहीं है. So when we recognize जो एक जैसा है, हमको उसको भी recognize करना पड़ेगा जो एक जैसा नहीं है. You know, तो जो नहीं है एक जैसा है. मानव के स्तर पे बहुत कुछ एक जैसा है, पुरुष और स्त्री में भी बहुत कुछ एक जैसा है, बहुत कुछ एक जैसा नहीं है. तो जहां जरूरत पड़ेगी एक जैसे को आप ध्यान में रखिए, जहां जरूरत पड़ेगी आप वो डिफरेंस को ध्यान में रखिए. ये दिस इज नॉट आइदर और, कि आप खाली सेमनेस को ध्यान रखें और डिफरेंसेस को भूल जाएं, आप खाली डिफरेंसेस को ध्यान रखें, सेमनेस को भूल जाएं, दोनों में ही आप गलती कर जाएंगे. तो जैसे सेम थिंग मैन वुमन के बीच में सेम भी है, डिफरेंस भी है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आपको
डिफरेंसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा या सेमनेस को ध्यान रखना पड़ेगा. सेम गोज फॉर कल्चर, सेम गोज फॉर सिविलाइजेशंस. That we different civilizations, people living in from different civilizations have many things which are in common, of course, but there are many things which are not common. So it depends on the context on which you are talking. उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा. फिर within the civilization there are different cultures. Indian civilization has different cultures. तो इस civilization में बहुत कुछ common है. At the level of human being there's lots common. फिर उसके बाद civilization के level पे बहुत कुछ common है. Culture के level पे बहुत सारा differences है. Within the culture there's a lot of common, but within the culture different families, different kutums, different jatis have different differences. तो ये commonness and differences exist at every single stage of life. Every single stage of life. Two twins, both male or both female, have lots in common, but not their differences. And you have to keep the differences into account when you are stitching their clothes, when you are asking them what they want to eat, etc., etc. No. So ये बिल्कुल फालतू बात है कि दोनों चीज को एग्जिस्ट करती है हर समय. और दोनों ही शायद वायलेंट है ना, या तो आप सेम कर दो या डिफरेंट कर दो. एक तरफ जाना वायलेंस, बिल्कुल वायलेंस है. बिल्कुल एकदम सही बात है. ये वायलेंस को तो हमने फिजिकल बना के छोड़ दिया है. यू नो, वी ओनली थिंक ऑफ फिजिकल वायलेंस. फिजिकल वायलेंस इज द सबसे कमजोर वायलेंस है. घाव भर जाता है भाई. मौत भी हो जाती है तो वो घाव भी भर जाता है. लेकिन जो मेरे अंदर घाव दिया होता है, मेरे पिताजी को किसी ने अपमानित किया, वो पिताजी चाहने के बाद भी मेरे मन में वो घाव रहता है, उस अपमान का, उस शर्मसार किए हुए का. और ये जो घाव होता है ये लंबा चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है. फिजिकल घाव तो एक पीढ़ी में, दो पीढ़ी में भर जाते हैं. हमारे साथ जो वायलेंस हुई है इस्लामिक युग में, उसके बाद अंग्रेजों के युग में, फिजिकल वायलेंस, उसकी कोई ठीक है, कोई खास बात नहीं है. लेकिन जो दूसरी तरह के घाव लगे हैं वो तो उसके तो इलाज करना पड़ेगा ना. इसकी इलाज की शुरुआत कैसे है? समझ से. पहले घाव को एक्नॉलेज तो करिए. तो हमको तो बोला जाता है भूल जाओ उसको, जो बीत गया सो बीत गया. ऑफ कोर्स बीत गया सो बीत गया, पर घाव का इलाज करने के लिए घाव को तो देखना पड़ेगा, उसकी डायग्नोसिस तो होनी पड़ेगी, उसको एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको जाके मार देंगे, काट देंगे, बदला लेंगे, बिल्कुल नहीं. लेकिन घाव को तो देखेंगे. और जो मुश्किल ये है कि अब जैसे अगर हम हिंदू मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हिंदुओं का एक तरह का घाव है और मुसलमानों का घाव दूसरी तरह का है, क्योंकि वो कन्वर्टेड है. भारत का 97, 98, शायद 95, कम से कम 95 और मेरे साथ 99% मुसलमान जो है वो कन्वर्टेड है. तो कन्वर्ट मर्जी से हुआ क्या? मुझे तो नहीं लगता. फोर्सिबली कन्वर्ट हुआ है या लालच में कन्वर्ट हुआ है? लालच में भी कन्वर्ट हुए, पर वो मर्जी नहीं कहा जाता. तो ये जो कन्वर्जन हुआ है उसकी भी पीड़ा होती है. आप अगर कन्वर्ट होते हैं तो उसकी पीड़ा होती है, उसका भी घाव होता है. और जो डरा हुआ है, कन्वर्ट नहीं हुआ, अपने को बचाए रखा, उसकी भी पीड़ा होती है. दोनों समाज पीड़ित है. 2-1% मुसलमान होंगे जो पीड़ित अपने को नहीं मानते होंगे, जो बाहर से आए, जो हमेशा रूलिंग क्लास के रहे. और कुछ हिंदू होंगे जो कि वो उनके भी पीड़ा होगी, मानसिंह के वंशजों की भी पीड़ा होगी, अकबर की गुलामी करके रह गए, बच गए, पर वो गुलामी की है ना, उसकी भी पीड़ा होती है. ये पीड़ित समाज है हमारा. हमको एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा, हिंदुओं को भी, मुसलमान को भी. और मुसलमान अगर एक्नॉलेज कर दे तो आधा समस्या ही हल हो जाए. उसको जिस दिन ये अकल आ जाए कि मेरे साथ भी अन्याय हुआ है और मैं भी उसका, और मेरी आक्रामकता जो आई है वो वहां से आई है, ये अगर उसको समझ में जिस दिन आ जाए और उसको ये लगने लगे कि ये लोग हमारे ही लोग हैं, कल तक हमारे भाई थे,
इन्हीं से मैं लड़ रहा हूँ, और मैं जल्दी प्रेशर में आ गया, ये प्रेशर में नहीं आए। और अब हमको दोनों को मिलके, इस देश के हम दोनों लोग हैं, हमको मिल करके अपना इलाज करना है, एक दूसरे के सहयोगी बन के। उस दिन तो मतलब दुनिया बदल जाएगी, ना सिर्फ भारत बदलेगा, दुनिया बदल जाएगी। खैर ये तो बहुत दूर की बात है। उसको बनाए रखने के लिए भी तो काफी इस पे एफर्ट लग रहा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम लग रहा होगा। हाँ एकदम, रिसोर्सेज, हाँ सब चीज तो इस पे है हाँ, कि इसको बनाए रखना है। हाँ लेकिन एक और बात हो रही है अरुण, अभी मैं सुन रहा हूँ, चाहे वो इक्का दुक्का ही स्वर हो मुसलमानों में, जो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम बात शुरू हुई है, भले ही अपना चेहरा नहीं दिखाते, है ना, लेकिन बात शुरू हुई है। और ये कोई हम लोग खिलाफत नहीं है, ये तो मैं सभ्यतागत पीड़ा की बात कर रहा हूँ, ये धर्म से अलग मैं बात कर रहा हूँ। बल्कि हमको तो बहुत मुश्किल होती है जब बोलते हिंदू धर्म, यू नो, हिंदू तो ये तो धर्म उस कैटेगरी का है ही नहीं जिस कैटेगरी में इस्लाम है, जिस कैटेगरी में क्रिश्चियनिटी है, वो कैटेगरी ही नहीं है हमारी। हम रीति रिवाज को तो धर्म नहीं कह सकते ना, सिर्फ हम रिचुअल्स को तो सिर्फ धर्म नहीं कह सकते। धर्म तो बेसिक मान्यता है, धर्म तो बेसिक दृष्टि है, वो तो सनातन की दृष्टि है, वो तो बहुत ऊंची चीज है, वो तो यूनिवर्सल है, उसकी तो कोई समझ ही नहीं रही अब लोगों को, करीब करीब नगण्य है। तो हम अपने को जब कंपेयर करते हैं, ये रॉन्ग कंपैरिजन है, क्योंकि कंपैरिजन तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे होता है ना। कोई चीज सिमिलर है, उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसका कंपैरिजन होता है। रंग, एक रंग है, काला भी, सफेद भी, पीला भी, दो तीनों की कैटेगरी क्या है? रंग है। अब उस कैटेगरी में आप कंपेयर कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, पर तीनों रंग है ना। पर हिंदू तो उस सेंस में धर्म ही नहीं है, हम लोग फंस जाते हैं उसमें। बहुत अन्याय हुआ है हमारे साथ, और बहुत हम लोग हम भूल गए चीजों को, विस्मृति में रह रहे। पर अपने जैसे साधारण लोगों को काम करना चाहिए। वी शुड नॉट वेट फॉर इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स। आई डोंट थिंक दे हैव द वेयरविथॉल टू डू एनीथिंग। वो लोग तो डरे हुए लोग हैं, और वो लोग तो उनकी कैटेगरी तो वैसी है जैसे आपने महाभारत में वो थे ना, क्या नाम था वो, कौरवों के साथ एक बड़े इंटेलेक्चुअल थे, द्रोणाचार्य के संबंधी थे, कृपाचार्य। ये तो आज के इंटेलेक्चुअल्स तो कृपाचार्य है। कृपाचार्य जो राजा पे आश्रित था और राजा की बात बोलता था। अभी हमारा सिस्टम तो, जो सरकार है उसका सिस्टम है नहीं, सिस्टम तो अमेरिका का चलता है ना, हार्वर्ड का सिस्टम चलता है, कोलंबिया का सिस्टम चलता है, लिबरल दुनिया का सिस्टम चलता है। तो ये तो उससे पोषित है हमारे इंटेलेक्चुअल्स, चाहे वो दलित इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल हो, बोथ आर, उसी से वो फीड होते हैं, विचार भी वहीं से आते हैं, आइडियोलॉजीज भी वहीं से आती है, चाहे वो लेफ्ट की आइडियोलॉजी हो, राइट की आइडियोलॉजी हो। और वैसे भी तो ये इंडिविजुअल लेवल पे ही चेंज होगा ना। हाँ, नहीं, वी ऑर्डिनरी पीपल विल चेंज इट। पीपल लाइक यू एंड मी शुड डू विदाउट बॉदरिंग व्हाट इज रिजल्ट है, क्या होगा, क्या इसका असर होगा। दीज थिंग्स हैव, यू नो, टेक टाइम। समटाइम्स दे हैपन वेरी फास्ट ऑल्सो। और उसमें कुदरत का अपना जो चलता है ना खेल, वो तो चल ही रहा है। आप करें ना करें, मैं करूं ना करूं, आपको, आप अपना काम करते जाइए। कभी कभी उसके साथ कुछ अलाइनमेंट बैठ जाएगा तो चमत्कार भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और मुझे लगता है वो हो सकता है, मे बी नॉट इन माई लाइफ टाइम, बट मे बी इन योर लाइफ टाइम इट विल हैपन। आई एम क्वाइट श्योर। आई सी सम साइंस these days. Like what signs? I mean, for instance, when I heard this guy Alexander Dugin, you know, रशियन है, पुतिन का एडवाइजर है, उसको आप सुनिए, वो बात कर रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड की। ये मैंने तो नहीं सुना 10-15 साल पहले इस तरह कोई मजबूत आदमी, कोई इंडिविजुअल मेरे जैसा बात करे।
उसकी क्या बिसात है। पर Alexander Dugin is a big man. He's an advisor to Putin. He's talking about it. That's a good sign. And he's saying कि ओके तो आप रहिए ना जैसे आपको रहना, ये दुनिया पे आप अपना हुक्म नहीं चला सकते कि ऐसे ही चलेगी दुनिया। क्या क्यों चलेगी भाई? आपसे पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी अपनी मान्यता रही है, हम अपने हिसाब से अपनी चीजें तय करेंगे। हम कैसे अपने को गवर्न करेंगे, कैसे हमारा न्याय का सिस्टम होगा, कैसे हमारी एजुकेशन होगी, किस इक्वालिटी के हमारे पैमाने क्या होंगे, फ्रीडम के हमारे पैमाने क्या होंगे, ये हम तय करेंगे। हमारी सभ्यता के मान्यताएं तय करेंगी। आप कौन होते हैं? और ये मल्टीपोलर का मतलब ये भी है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू सिविलाइजेशन को सारी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। नो। हाँ, तो मैं अपने इसमें मेरे पास है उसको लेके चलूंगा, वो कोई चीन अपने उसको लेके चलेगा। बिल्कुल। तो अभी हाल ही में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने भी ऐसा कुछ हाँ अभी यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ हवा में होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जो तुम बोल रहे हो। ये हवा, इसको हमारा रैशनल माइंड स्वीकार नहीं करता, बट हवा में कुछ होता है, इस स्पेस में कुछ व्याप्त होता है, और वो तुम भी कभी कैच कर लेते हो। एक अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी उसको कैच कर लेता है, रशिया में बैठा आदमी भी कैच कर लेता है। उसी 2-4 साल के भीतर आप बोलते हो यार ये, और फिर सडनली आपके आसपास कोई बात नहीं कर रहा होता, 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई आदमी उसी स्वर में बात कर रहा होता, आपका उससे कोई संपर्क नहीं है। ऐसा जब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, और वो हो रहा है। जयशंकर का बोलना, डुगिन का बोलना, है ना, हम लोगों का बोलना, हम लोगों ने एक दूसरे की बात सुन के नहीं बोलना शुरू किया है। This is important. There must be others, we don't know. So this is very important to me. Very, very important. हम लोगों ने जब, मतलब छोटी सी बात कर रहा हूँ, जब हम लोगों ने पेड़ पौधे पे प्रोजेक्ट किया था यहाँ गाँव में, when we started giving lot of emphasis to स्थानीयता, और हम वहाँ के चीज़ों को लेके ऑब्जेक्टिफाई करके वहाँ की रियल चीज़ को, कोई कल्चरल इशू या कोई जोग्राफिकल चीज़ को लेके हमने उसके चारों तरफ जो प्रोजेक्ट बनाए, और उसमें हमने सब्जेक्ट्स को वीव इन किया। उसी से भाषा सिखाएंगे, उसी से हिस्ट्री, उसी से जोग्राफी, साइंस, मैथ्स इत्यादि इत्यादि। विद इन अ फ्यू ईयर्स दूसरी जगह भी ये बातें होने लगी, हमसे सीख के नहीं। और उन्होंने उसको दूसरा नाम दिया, कुछ और, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नाम दिया, लेकिन वो उसी जमाने की बात है जब ये सब होने लगा था। तो कुछ देयर इज समथिंग इन देयर, कुछ रेजोनेंस होता है, कुछ हाँ, कुछ बात शुरू होती है तो फिर बात थोड़ा, वो एक एक्सपेरिमेंट है ना, तुम जानते होगे बिकॉज यू रीड अ लॉट। वो एक बंदरों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट है ना, क्या बोलते, उसका एक नाम भी है। एक आइलैंड में अगर कुछ बंदर एक नया चीज सीख लेते हैं, मतलब नया कुछ प्रयोग, एक लकड़ी को लेके कुछ चीज सीख लिया उन्होंने, दूसरे सारी दुनिया के बंदर सीख जाते हैं उसको, तो फैल जाता है वो। ऐसा नहीं कि बंदर जाके सिखाते हैं उसको। तो ये तो एक थ्रेशोल्ड के बाद वो ऐसे, पहले वो जैसे इन्होंने सीखा, फिर मैंने सीखा, फिर आपने सीखा, धीरे धीरे बढ़ता है। पर एक जैसे 100 में से 60 या 66 लोगों ने सीख लिया, उसके बाद वो आग की तरह फैल जाता है। और वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता, वो पता नहीं किस तरह ट्रांसफर होता है, कुछ रेजोनेंस होता है। उसके बारे में हम नई थियरियां निकाल रहे हैं वेस्ट में भी, कि किस तरीके से लोग मतलब ये चीजें फैल जाती हैं। और फैलने का जो थियरी है वो डायरेक्ट ऐसे एक से दूसरा बात करके नहीं है, वो ट्रेनिंग दे के नहीं है। हाँ, ट्रेनिंग का कोई चक्कर नहीं इस बीच में, इंट्यूटिव है वो। तो ये है। तो लेकिन इससे मूल बात ये आप जो कह रहे थे कि समझ के स्तर पर ही चीजें बदलती हैं पहले, है ना, तो चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं कुछ लोगों को शायद, या फिर वो थोड़ा बात बढ़ती है उससे, वो बात बढ़ती है। और जो प्रेजेंट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उनकी इनएडिक्वेसीज भी लोगों को दिखाई देने लगती है, या रिडंडेंसीज दिखाई देने लगती है, या दे स्टॉप वर्किंग इन द सेंस कि उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ये इस तरह का कुछ होने लगता है। तो या किसी की पोल खुल जाती है कि अरे ये तो ऐसे ही लग रहा था कि बहुत वो पावरफुल है कुछ नहीं। जैसे फॉर इंस्टेंस अमेरिका का भी कुछ लगने लगा है कि अच्छा खासा लगने लगा। हाँ, थोड़ा तो वो पोल, मैं तो यही मानता हूँ उनकी पोल थोड़ी खुलने लगी है। मुझे लगता है हो सकता है चीन की भी पोल खुलने लगे कुछ समय बाद,
कि जितना वो लगता है उतना है नहीं। हाँ, वो एक पिक्चर आई थी ना, वो 1.5 इश्कियाँ, तो वो एक नकली नवाब है, तो एक दिन पूरा अपना पहन पून के जाता तलवार वलवार लेके, असली नवाब को बोलता मैं लग रहा हूँ कि नहीं असली नवाब? बोले लग तो रहे हो पर हो नहीं। तो लग तो रहा है, बहुत ताकतवर है नहीं, ये पोल खुलने लग। ये सारे कारण बनते हैं फॉर थिंग्स टू टेक अ मतलब बिग शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट happening in the world, you know. I think maybe I'm being optimistic, hopeful, but हमको ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, ऐसे शायद बोलने से भी थोड़ा उसमें फर्क पड़े, लेकिन मतलब मुझे भी लगता है बिल्कुल अंदर से कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन बढ़िया। तो बात यहीं रोकें हम लोग का, पर एक बात और करनी चाहिए अपने को। मेरा जो सबसे बड़ा कष्ट है वो है हमारे जो अंग्रेजी दां लिबरल तबका है। हाँ, वो सबसे बड़ा मेरे कष्ट का कारण है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है, ना मुसलमान प्रॉब्लम है, ना हिंदू प्रॉब्लम है, ना दलित प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये लिबरल सेक्युलर माइंड है which lives in a very imaginary world। उसको कोई रियलिटी से पता ही नहीं। बात सबसे ज्यादा रियलिटी की वही करता है। टाइम टू टाइम नए नए फ्रेजेस, नए नए आइडियाज को जन्म देता रहता है, उससे इल्यूजन बनता है कि कुछ नया हाँ हो रहा है। फंडामेंटली कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ भी नया नहीं हो रहा। बट एंड दे आर ऑल्सो वेरी करप्ट। एक तरफ तो उनकी बुद्धि जो है वो बहुत ही सीमित है, विजन बहुत सीमित है। अहंकार ये है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अहंकार ये है कि हम बहुत ओपन माइंडेड हैं। एक्चुअली द फैक्ट इज द रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। They suffer from, I will say, they suffer from arrogance, which stops them from thinking further. But they have a large influence. That is the unfortunate part. उनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है पढ़े लिखे यंगस्टर्स पर। वो एक फिल्म आई थी अभी, कश्मीर फाइल्स, उसमें वो डायलॉग है कि सरकारें बदलती रहती हैं, सिस्टम तो वही रहता है। वही। सो डजंट मैटर कि सरकार में ये पार्टी है वो सिस्टम तो लिबरल्स, इकोसिस्टम तो लिबरल्स का ही है। यूनिवर्सिटी से लेके एनजीओज बिल्कुल से लेके सरकारें जो सोचती हैं एकदम। लेकिन वो दुनिया भर, यहाँ इंडिया में सब जगह। I mean, I'm sure people even in power, you know, sometimes there are good people in power. They understand this, but they are unable to do anything. मुझे ऐसा लगता है, because they have to also play to the gallery, this gallery, because it is so strong. मतलब डेवलपमेंट का ही जो बात है, ये विकास की जो पूरी बात है, आई एम श्योर कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो जानते हैं कि ये बकवास है, फॉल्स है, लेकिन दे कांट चैलेंज इट, क्योंकि लोग वोट नहीं देंगे। तो वो भी है दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रांग लॉबी। ऑल्सो इट हैज ऑल द ब्यूटीफुल पीपल। तो अगर कोई हटना भी चाहे तो लगता है सारे खूबसूरत लोग तो यहीं बैठे हैं, मैं वहाँ कहाँ जा रहा हूँ। बोटाई वाले सुपीरियर, बोटाई वाले बैठे हैं, अच्छी और वो बैठे हैं, मैग्सेसे अवार्ड मिलने वाले बैठे हैं, नोबेल प्राइज वाले बैठे हैं, है ना, अमर्त्य सेन बैठे हैं। अब हम अमर्त्य सेन के कैसे चैलेंज करें? सही है। अरुंधति रॉय खूबसूरत बैठी है, खूबसूरत है, हाँ खूबसूरत है, पैसा पता नहीं क्या है पर स्टाइल में तो रहती है। डॉक्टर लोहिया ने बहुत पहले कहा था ये जो एलीट क्लास है ये सिर्फ पैसे से नहीं डिफाइन होता है, एंड ही वाज सो राइट। उन्होंने 4-5 चीजें गिनाई थी, उसमें एक थी भाषा, कि हिंदुस्तान के संदर्भ में अंग्रेजी जानने वाला एलीट को बिलोंग करता है, पैसे हो ना हो झोला लेके चले तो भी वो एलीट है, अंग्रेजी अगर उसको आती है अच्छी। ये बहुत गहरी बात है जो हमको समझनी चाहिए। Elite is not defined by money, at least in this country. बल्कि यहाँ तो पैसे वाले को तो गाली पड़ती है हर समय।
नहीं, धर्मपाल जी मैं हमेशा सोचता था टाटा बिरला में, टाटा वॉज ऑलवेज, उसकी थोड़ी इज्जत ज्यादा होती थी, बिरला की इज्जत थोड़ी कम होती थी। सही है। कुकर्म टाटा भी उतना ही करता था, हम्म, लेकिन वो अंग्रेजी ना था, बिरला थोड़ा देसी टाइप था। आजकल अडानी अंबानी दोनों की होती, कि दोनों बेचारे देसी टाइप है। हाँ हाँ मतलब ये भी एक कारण है भाई, अंग्रेजी भी नहीं जानते ठीक से। सही है। नहीं तो धर्मपाल जी कह रहे थे कि कहीं पे एलीट का डेफिनेशन हाँ कि पैसा होना जरूरी नहीं है, बट ये चलाते देश को यही है। हाँ बिल्कुल। बाकी लोग मतलब एकदम। इसके इसमें दबे हुए लोग हैं। हाँ The other, there is the ruler and the ruled. तो these are the rulers whether they have money or not. पैसे का नहीं है चक्कर या कुछ, लेकिन चला ये रहे हैं, कहानियां ये गढ़ रहे हैं, मतलब इनकी कहानियों में रहते हैं बाकी लोग। और ये छोटा है, इसका नंबर कम है इनका, हाँ और बड़ा नंबर दूसरा रूल्ड है, बड़ा नंबर। जैसे पवन जी कहते हैं कि कई स्कूलों में ये इशू होता है कि आप अंग्रेजी बोल पाते नहीं बोल पाते। जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसमें इशू ये नहीं था अंग्रेजी बोल पाते नहीं बोल पाते, किस एक्सेंट में आप अंग्रेजी बोल पाते हैं और अंग्रेजी में भी क्या मुहावरे आप इस्तेमाल करते हैं। टीवी सीरियल आप अंग्रेजी के फ्रेंड्स देखते हैं या दूरदर्शन पे, हाँ, मतलब अंग्रेजी तो आप सभी बोल लेते हैं, ऐसा नहीं था। बहुत प्रॉब्लम है, wounded civilization। हाँ, wounded के इस wounded लक्षण civilization है, Absolutely. it requires healing, we have to recognize it। Yeah. I think that is the point, no? Yeah. हाँ, but somebody has to say that we are wounded। हाँ, I mean, नहीं बोल तो रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे। वो तो महात्मा गांधी बोल रहे थे 1909 में हिंद स्वराज में, बट वो वी वर नॉट लिसनिंग। महात्मा गांधी spoke for a short period, I think। वो इंडिया आने के बाद कम से कम 1915 से लेके मे बी 22 तक 23 तक वो बोले, उसके बाद नहीं बोले ये बातें। पता नहीं क्यों नहीं बोले, मे बी बहुत उलझ गए, मे बी नेहरू जी का इन्फ्लुएंस था कि मोतीलाल का नेहरू इन्फ्लुएंस था, भगवान जाने। लेकिन जो उन्होंने बातें शुरू के दिनों में की है, वो बाद में उस तरह की बात उस फोर्स से, उस फोर्थराइटनेस से नहीं की, इन चीजों घावों की। पता नहीं इंडिपेंडेंस के उसमें फंस गए हैं या कुछ हो सकता है, वी डोंट नो।